नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवीआर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम मई महीने के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स स्टैटिक्स को शामिल करते हुए देखेंगे, परंतु उससे पहले आप सभी को मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यदि आप एक सीरियस कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो पेन और कॉपी लेकर बैठें, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ करेंट अफेयर्स के प्रश्न ही नहीं, उससे रिलेटेड और भी जानकारी देखने को मिलेगी जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन देखकर आप वीडियो को जज नहीं कर सकते हैं। मैं आपको कहीं भी बीच में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, परंतु यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद, आप मेरी मेहनत देखने के बाद, आप लाइक और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, टाटा आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? तो आप सभी को पता है कि टाटा आईपीएल 2024 का खिताब जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर जीत लिया है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, अब हम इस जो आईपीएल 2024 है उससे रिलेटेड सभी प्रश्न को देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स ये जो है चैंपियन रहा है। ठीक है, देखते हैं आईपीएल 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर जीत लिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स का ये तीसरा आईपीएल ट्रॉफी है। इन्होंने 2012 में, 2014 में और 2024 में ये खिताब पहले भी जीता है। ठीक है, सबसे अधिक बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन सी है? तो सीएसके और मुंबई इंडियंस, दोनों ने 5-5 बार यह ट्रॉफी जीता है। आईपीएल का पहला संस्करण जो है दोस्तों 2008 में किया गया था, जिसको राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। 17वां संस्करण जो है अभी 2024 में आयोजित हुआ है। और ऑर्गेनाइजर इसका कौन है? तो बीसीसीआई इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। ऑरेंज कैप जो है दोस्तों वो उसको दिया जाता है जो कि एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन मारता है। तो विराट कोहली को इस बार दिया गया है क्योंकि उन्होंने 741 रन मारे हैं। पर्पल कैप उसे दिया जाता है दोस्तों जो कि एक सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो इस बार हर्षल पटेल जो है वह 24 विकेट के साथ क्या हैं? तो पर्पल कैप विनर हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है प्लेयर ऑफ द मैच इन फाइनल, मतलब फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे? तो मिचेल स्टार्क जो थे प्लेयर ऑफ द मैच थे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसने जीता? तो सुनील नरेन ने जीता है, क्योंकि इन्होंने 488 रन भी बनाए और साथ साथ 17 विकेट भी लिए हैं। दोस्तों, 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं सुनील नरेन। इन्होंने 3 बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब जीता है। इमर्जिंग प्लेयर का जो खिताब है वो नीतीश कुमार रेड्डी ने जीता है। और फेयर प्ले अवार्ड जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने जीता है। बेस्ट कैच का अवार्ड रमनदीप सिंह ने जीता है। सुपर सिक्सेज ऑफ द सीजन का खिताब अभिषेक शर्मा ने जीता है, क्योंकि इन्होंने एक सीजन में जो है वो 42 छक्के लगाए हैं, जो कि एक भारतीय के द्वारा लगाया गया एक सीजन में सबसे ज़्यादा छक्के का एक रिकॉर्ड है। सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के नाम है। इन्होंने 287 रन एक मैच में बनाए थे आरसीबी के खिलाफ। और इसी मैच में सर्वाधिक टोटल रन का भी रिकॉर्ड बना था। टोटल रन जो है इसमें 549 रन बनाए गए थे, क्योंकि जब एसआरएच ने 287 रन बनाए तो आरसीबी ने भी उसके जवाब में 262 रन बना दिए थे। और सर्वाधिक रन जो चेज है उसका रिकॉर्ड पंजाब ने बनाया। 262 रन इन्होंने चेज किए थे सफलतापूर्वक। किसके खिलाफ? तो केकेआर के खिलाफ। और एक सीजन में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड भी है, वो जो है 2024 में बना। टोटल जो है वो 14 शतक लगाए गए आईपीएल 2024 में। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांस्य फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली फिल्म कौन बन गई है? तो दोस्तों, ये जो फिल्म है पायल कपाड़िया द्वारा इसे निर्देशित किया गया है। किसके द्वारा? तो पायल कपाड़िया द्वारा इसको निर्देशित किया गया। और 2024 में कांस्य फिल्म महोत्सव जो है इसका 77वां संस्करण था, जो कि पेरिस में आयोजित किया गया। इसमें दोस्तों संतोष सिवन ने सिनेमेटोग्राफी के लिए पियरे एजनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार भी जीता है, जो कि एक भारतीय हैं। तो भारत ने इसमें किसने अवार्ड जीते हैं? तो 2 अवार्ड जीते हैं। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ठीक है, ये जो फिल्म है इस फिल्म को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिया गया है। किसमें? तो कांस्य फिल्म महोत्सव में। देखते हैं दोस्तों कांस्य फिल्म महोत्सव के बारे में और कुछ जानकारी। तो
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए पाल्मे डिओर या गोल्डन पाम अवार्ड जो है एनोरा फिल्म जो कि यूएसए की है उसे दिया गया है दोस्तों। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो कि हमारा भारत का एक फिल्म है उसे दिया गया। फीचर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो एमिलिया पैरेज जो है एक फिल्म का नाम है, एमिलिया पैरेज फिल्म के लिए सेलेना गोमेज जो कि यूएसए की हैं उसे दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता हैं फीचर फिल्म के लिए वो किसे दिया गया है तो जेसी प्लेमंस जो कि यूएसए के हैं उनको दिया गया। और किस फिल्म के लिए तो काइंड्स फॉर काइंडनेस के लिए। फीचर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है उस निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया तो मिगुएल गोम्स को जो कि पुर्तगाल के हैं। और ग्रैंड टूर जो एक फिल्म है उस फिल्म के लिए इन्हें दिया गया क्योंकि ग्रैंड टूर फिल्म का जो निर्देशन है वो मिगुएल गोम्स ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया, आइसक्रीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस उद्योगपति का निधन हो गया है दोस्तों। तो इस जो उद्योगपति हैं इनका नाम था रघुनंदन कामत। तो इस सवाल का सही जवाब जो है रघुनंदन कामत है। और भी देखते हैं इससे रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो विभिन्न उपाधियों से मशहूर व्यक्ति जो हैं दोस्तों उनको देखते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आप सभी को पता है एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया जो है ये सबको पता नहीं है, ये जो है टैसी थॉमस को कहा जाता है। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सीवन को कहा जाता है। मून मैन ऑफ इंडिया जो है एम अन्नादुरई को कहा जाता है। टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को बोला जाता है। और साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया मृत्युंजय महापात्रा को बोला जाता है। और मैन ऑफ सुपर कंप्यूटर जो है विजय भटकर को कहा जाता है। दोस्तों आज मेरी स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगी क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं और ये सभी प्रश्न जो हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। यहाँ खान लिखा गया है, कोई बात नहीं, कहाँ हुआ है ये आप समझ सकते हैं। तो इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ दोस्तों तो यूएई में किया गया है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन कहाँ हुआ तो यूएई में। देखते हैं और भी जो समिट्स हैं उसे। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट जो है वो यूएई में किया गया, इसको मस्दर कंपनी ने आयोजित करवाया था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है वो दिल्ली में इसका आयोजन करवाया गया। सतत विकास जो समिट है उसका। फर्स्ट डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट का आयोजन जो है गुवाहाटी में हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में आयोजन हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में इसका आयोजन हुआ। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन फरीदाबाद में हुआ। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन जो है उसका आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 9वां रायसीना डायलॉग जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसके चीफ गेस्ट जो थे वो ग्रीस के प्रधानमंत्री थे। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो जो है वो उसका आयोजन कहाँ किया गया तो गुवाहाटी में। पहला अफ्रीकी पाक कला सम्मेलन जो है, पाक मतलब कुक वाला, ठीक है, कुक आर्ट जो है इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा कब तो 2024 में, जो कि इसका 46वां एडिशन है, 46वां संस्करण होगा। और 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन जो है इस बार भारत करेगा। दोस्तों उम्मीद है आप सभी को वीडियो प्रश्न पसंद आ रहा होगा। इसी तरह मैं आपको पूरा टॉपिक करवाता जाऊंगा, बस आप लास्ट तक बने रहिए। इसमें आप आईपीएल देख चुके हैं, अभी वर्ल्ड कप देखेंगे, खेल से संबंधित प्रश्न देखेंगे, महत्वपूर्ण पुरस्कार देखेंगे, नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नासा, इसरो, इंपॉर्टेंट डेज, अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित करेंट अफेयर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, बहुत सारे चीज़ जो है, बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम सारे इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ बने रहिए। मई 2024 में कहाँ एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो है आयोजित किया गया तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में जो है वो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण जो है वो यूके में हुआ था। दोस्तों अब हम एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है वो सारे हम प्रश्न अभी देखेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारत का पहला एआई स्कूल जो है तिरुवनंतपुरम में बना है, जिसका नाम है शांति गिरी विद्या भवन। भारत में विश्व के पहले
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम किस नाम से लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया? तो इजराइल ने। एलोन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप लॉन्च किया है जिसका नाम है XAI। क्या? XAI। भारत की पहली एआई सिटी बनेगी लखनऊ, और कंपनी में CEO बनने वाली विश्व की पहली एआई रोबोट का नाम है माइका। ठीक है, आगे देखते हैं किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, लीसा। ठीक है, मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया है। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एआई आधारित नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया जिसका नाम है लालामा 2। माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है जुगलबंदी नाम याद रखेंगे। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया? तो इसका नाम है भाषिनी एआई। क्या नाम है? भाषिनी। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया जिसका नाम है क्या? सुभाष नाम है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ओपन एआई जो है चैट जीपीटी लॉन्च किया। चैट जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। रसिया जो है गीगा चैट लॉन्च किया, और गूगल जो है वो क्या लॉन्च किया? तो एआई चैटबॉट बार्ड लॉन्च किया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो है इसका नाम भी अब चेंज कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है जेमिनी। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे, जेमिनी इसका नाम कर दिया गया है दोस्तों। एआई का गॉडफादर जो है जेफरी हिंटन को कहा जाता है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत का स्थान कैमा है? तो 5वां है। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन यूके में हुआ था। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है कृत्रिम, और भारत की पहली एआई टीचर कौन है? तो आइरिस। ये कृत्रिम आप याद रखेंगे और आइरिस भी याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर ने भारत का पहला टेल मानस चैटबॉट लॉन्च किया है। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एआई आधारित ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है अनुवादिनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। देश का पहला एआई और रोबोटिक पार्क जो है उसका नाम है आर्ट पार्क, जो कि कहाँ बना है? बेंगलुरु में। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम है डेविन। क्या नाम है? डेविन, और इसको बनाया है कॉग्निशन कंपनी ने। भारत का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है देविका, इसे भी आप याद रखेंगे। एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट कौन बना रहा है दोस्तों? तो स्टारगेट बना रहा है माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई के साथ मिलकर। और भी देखते हैं आगे। दुनिया का पहला स्पोक्स पर्सन कहने का मतलब प्रवक्ता लॉन्च किया है कौन? तो यूक्रेन ने, और उसका नाम है विक्टोरिया श्री। भारत की पहली एआई फिल्म है ईरा। किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए WEF के साथ यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक। हनुमान जो एक एआई चैटबॉट है उसको कौन लॉन्च किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। जिनी एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गूगल ने, और WHO ने अपना पहला एआई पावर डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया जिसका नाम है सारा। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL मतलब इम्पेल एआई प्रोग्राम लॉन्च किया। किसने? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एआई से संबंधित सारे प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगे होंगे और अच्छा भी लगा होगा, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे प्रश्न अपने कॉपी में ज़रूर लिख रहे होंगे। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इब्राहिम रईसी का निधन हो गया, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, उनका जो है क्या हो गया? निधन हो गया। एक जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया और उसमें उनका निधन हो गया, और उसी में उनके विदेश मंत्री का भी निधन हो गया दोस्तों। और वो जो विदेश मंत्री थे उनका नाम था हुसैन अमीर का भी निधन हो गया। दोस्तों, जो ईरान है, ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान, और करेंसी है टोमान। चाबहार बंदरगाह जो है ईरान में है जिसको भारत ने निर्मित किया है, और 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन जो है वो ईरान में ही हुआ था, और रामसर स्थल कहाँ है? ईरान में है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था कहाँ? ईरान में, और इसीलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों,
दोस्तों आपको बता दें फेडरेशन कप 2024 जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित किया गया था और इसमें नीरज चोपड़ा ने 82.27 मीटर का थ्रो किया था। फिर इसमें जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा की और भी अचीवमेंट देखते हैं तो इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया 2018 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2021 में दिया गया और पद्म श्री 2022 में दिया गया। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि 7 अगस्त को ही टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और यह ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए थे, पहले भारतीय एथलीट भी बन गए थे। इनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो जो है अब तक का 89.94 मीटर का है, जो कि 2022 में स्वीडन में स्टॉकहोम डायमंड लीग में इन्होंने ये हासिल किया था। उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो जीता है जेनी एपरेनबेक ने। किसने? तो जेनी एपरेनबेक ने। और ये जो है काइरोस बुक है उसको इन्होंने लिखा था, उस बुक के लिए इन्होंने जीता है। और ये जो है ये जर्मनी के रहने वाले हैं, जेनी एपरेनबेक। और जो ये जो बुक है काइरोस, इसका ट्रांसलेटर जो है वह है माइकल हॉफमैन। आप सभी को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो जो है उसको जो भी बुक होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो इनके ये जो काइरोस बुक है इसके ट्रांसलेटर थे कौन? माइकल हॉफमैन। और इसमें जो है प्राइज मनी 50,000 पाउंड दिया जाता है। और भी देखते हैं तो 2023 का जो है 2023 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो दिया गया था जॉर्जी गोस्पोदिनियो को द टाइम शेल्टर के लिए। अब हम जानते हैं दोस्तों कि कौन कौन से इंडियन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। तो सबसे पहले BS नायपाल, इन्होंने 1971 में जीता था। किसके लिए? तो इन अ फ्री स्टेट इनका एक बुक था उसके लिए। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में जीते थे। और अरुंधति रॉय जो हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बुक के लिए 1997 में इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में बुकर प्राइज जीता था। अरविंद अड़िगा द वाइट टाइगर के लिए 2008 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता था। गीतांजलि श्री जो हैं द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 में जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीती थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को ICC ने अप्रैल महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? आप सभी को पता होगा दोस्तों कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो प्रत्येक महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है। ठीक है, तो और जानते हैं ICC का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो दुबई में है। और इसके CEO हैं जियोफ अलाडिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और चेयरमैन हैं क्रैग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड की हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर है मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम को जो है अप्रैल महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब मैं मई महीने का करंट अफेयर करा रहा हूँ तो ये अप्रैल कहाँ से आ गया? दोस्तों दरअसल बात यह है कि ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की जाती है ये नेक्स्ट मंथ में की जाती है। और ये जो है ये अप्रैल वाला जो घोषणा हुआ है वो मई में ही हुआ है, इसलिए मैंने इसमें शामिल किया है। देखते हैं और भी प्रश्न। तो 2024 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ देख लेते हैं टोटल। तो जनवरी में जो है समर जोसेफ वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, उनको मिला पुरुष। दोस्तों इस साइड जो है वो मेल का है और इस साइड जो है वो फीमेल के हैं। ठीक है, जनवरी के लिए समर जोसेफ वेस्ट इंडीज़ के हैं, उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और एमी हंटर आयरलैंड के हैं, उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। फरवरी महीने के लिए यशस्वी जायसवाल को चुना गया था। और अन्नाबेल सदरलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं उनको चुना गया था। यशस्वी जायसवाल आपको पता है कि ये भारत की खिलाड़ी हैं। मार्च महीने के लिए कमिंदु मेंडिस श्रीलंका के जो खिलाड़ी हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और मैया वाउचर जो कि इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। अप्रैल महीने के लिए मोहम्मद वसीम जो कि UAE के हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और हैले मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज़ की महिला खिलाड़ी हैं उनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो दोस्तों आप इसे भी नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों जो चेस ओलंपियाड है 2026 का वो भी यहीं पे आयोजित किया जाएगा। और एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जो है 2024 का वो भी यहीं पे आयोजित किया जाएगा। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं आंसर का। तो इसका राइट आंसर है उज्बेकिस्तान में एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित किया जाएगा।
ठीक है, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न देखते हैं। तो एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 मतलब एशियन जो है वो अभी हमने देखा यहाँ पे जो ये पंजा कुश्ती चैंपियनशिप, सॉरी, ये जो एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप है इसको हम इंग्लिश में यहाँ पे देख रहे हैं, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे आर्म रेसलिंग। पंजा कुश्ती चैंपियनशिप जो है इसको बोलेंगे आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। और ये जो है 2024 में भारत ने इसमें कुल 7 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते भारत ने। दोस्तों हेडक्वार्टर जो है वर्ल्ड आर्म रेसलिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर जो है सोफिया बुल्गारिया में है, और भारत के लिए देखते हैं तो हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में है। दोस्तों आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार के अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है, तो ये इसका राइट आंसर है द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स को चुना गया है। देखते हैं इससे रिलेटेड और भी प्रश्न, सॉरी और भी जानकारी। ये आप देख सकते हैं पुलित्जर प्राइज़ पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये, और इसकी शुरुआत 1917 में हुई थी। कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि यूएसए में है उसके द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। दोस्तों आप पुलित्जर पुरस्कार और प्रिज़कर अवार्ड में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे भी शामिल किया है। प्रिज़कर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, और इसलिए इसे वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। 2023 के लिए जो प्रिज़कर अवार्ड है वो रिकेन यामामोटो जो कि जापान के उन्हें दिया गया। यह अवार्ड पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं, तो बालकृष्ण दोषी। इनको जो है एक बार दिया गया है प्रिज़कर अवार्ड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी, तो इसका सही आंसर है 20। दोस्तों आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप में टोटल जो है वो 20 टीमें हिस्सा लेंगे, और इस बार जो है ये इसका 9वां संस्करण है। आईसीसी मेंस T20 का कैवां संस्करण है, 9वां, और इसमें उसेन बोल्ट को, युवराज सिंह को, क्रिस गेल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, युवराज सिंह और क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा। पहली बार इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से अमेरिका, कनाडा और युगांडा ये ऐसे देश हैं जो कि पहली बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और पहली बार जो है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2007 में किया गया था, जिसको भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत लिया था। उस समय भारत के कप्तान कौन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी। देखते हैं दोस्तों आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन जो है वो ये इस पर कैवां है, तो 9वां है। और इसमें जो अमूल कंपनी है इसने साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और अमेरिकी टीम का स्पॉन्सर बना है। ये जो अमूल है वो साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और अमेरिकी टीम का स्पॉन्सर बना है। और इस बार का ऑफिशियल एंथम जो है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। क्या है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 6 रेफरी टोटल हैं, जिसमें से 1 भारतीय शामिल हैं जवागल श्रीनाथ, और 20 अंपायर टोटल हैं, जिसमें से 2 भारतीय अंपायर हैं, पहले नितिन मेनन और 1 जयरामन मदन गोपाल। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ ही साथ महिला T20। तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन किया जाएगा बांग्लादेश में। ये भी जो है 9वां संस्करण ही है। ये जो है 3 से 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा, और 10वां संस्करण जो है 2026 में इंग्लैंड में होगा। ठीक है दोस्तों, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का आयोजन किया गया है जापान में। ठीक है दोस्तों, कहाँ, तो जापान में। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका जापान का मैप, आप इसे देख सकते हैं। देखते हैं जापान के बारे में कुछ। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और जापान की मुद्रा है येन। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान जो है वो दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि लकड़ी का उपग्रह, लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर विस्फोट के बाद एक नया द्वीप भी अभी मिला है। ठीक है, जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अपना अगला चंद्र मिशन भी पूरा करेगा, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, इसमें जो दोस्तों टॉप पे रहा है नॉर्वे, और भारत का स्थान मिला है 159वां। देख लेते हैं और भी इंडेक्स। तो देखते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान जो है 93वां है, और टॉप पे कौन है, डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है भारत का स्थान 126वां है, टॉप पे है फिनलैंड। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है 4था, और इसमें टॉप पे है अमेरिका।
बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान रहा 51वां और टॉप पे रहा सिंगापुर। मतलब सिंगापुर जो है बिजनेस के लिए सबसे अच्छी जगह है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान तीसरा रहा और टॉप पे रहा है यूएस, मतलब अमेरिका। विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को 42वां स्थान मिला है और टॉप पे रहा है यूनाइटेड स्टेट। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को 41वां स्थान प्राप्त हुआ और टॉप पे रहा है नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। दोस्तों लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो कि इसी वीडियो से रिलेटेड होगा और इसी वीडियो में आपको उसका आंसर भी दिया गया है, तो आप उस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जंगलों की आग से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? दोस्तों इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। आपको पता है दोस्तों कि उत्तराखंड सरकार ने एक और भी एक अभियान चलाया जिसका नाम है पेरूल लाओ पैसा पाओ। मतलब पेरूल को क्यों लाना चाहता है? पेरूल जो है दोस्तों वो जो है कि जंगल में हर जगह फैले होते हैं और उसके वजह से अगर एक जगह कहीं पे भी आग लग जाए तो वो जो आग है पेरूल के वजह से फैल जाता है, और पेरूल अगर वहाँ के लोग इकट्ठा करके लाएंगे तो जंगल में आग भी कम लगेगा, उससे आग लगने में कमी आएगी और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी। सरकार उसको जो है यूज में कैसे लाएगी? तो सरकार उससे पैकेजिंग, जो फल का पैकेजिंग होता है उसके लिए यूज़ कर सकती है, जो पालतू पशु होते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका जो है कि खाद भी बनाया जा सकता है गोबर में मिला करके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। और भी ऑपरेशन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। चक्रवात प्रभावित म्यांमार को सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया भारत ने। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए भारत ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था। और आरपीएफ ने चलाया है 2 ऑपरेशन, ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन उपलब्ध। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा चलाया है। ऑपरेशन सर्द हवा किसने चलाया? तो बीएसएफ ने। ऑपरेशन अजय, इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन में विजय पाने के लिए 1984 में इसे चलाया गया था। सूडान से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। यमन में अपने नागरिकों और दूसरे नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था। दोस्तों देखिए हम भारत के लोग कितने अच्छे होते हैं कि अपने नागरिकों को तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ दूसरे नागरिकों को भी हमने बचाने के लिए ऑपरेशन चला रखा है। ठीक है, हमास का इजराइल पर जो हमला हुआ था उसका जो गुप्त कोड था उसका नाम था अलेक्सा फ्लड, और इजराइल का हमास पर जो हमला हुआ था उसका कोड था आयरन ऑफ सोर्ड्स। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? दोस्तों पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है इसी जगह पे, और भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट भी यहीं पे शुरू की गई है। दोस्तों इसका राइट आंसर है चेन्नई। दोस्तों भारत का पहला जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है उसका वो कहाँ निर्माण उसका होगा? तो चेन्नई में होगा, और चेन्नई में ही भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट शुरू की गई है और यहाँ पे नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट भी लॉन्च किया गया है। दोस्तों और भी देखते हैं जो कि भारत में पहली बार हुआ। जैसे भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य, केंद्रीय वित्त पोषित मतलब कि जिसका जो है जो कि फंडिंग है वो कहाँ से होगा? केंद्र सरकार करेगी। वो कहाँ बना पहली बार? तो उत्तर प्रदेश में बना है, मुजफ्फरनगर में। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बना है केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी कौन बना है? यूनियन टेरिटरी, तो ये जम्मू कश्मीर बना है। देश का पहला यूनिवर्सिटी मॉल कहाँ बनेगा? उज्जैन में बनेगा। और भारत का पहला आईआईटी रिसर्च सैटेलाइट कैंपस, आईआईटी रिसर्च सैटेलाइट कैंपस कहाँ बनेगा? तो ये भी उज्जैन में बनेगा। देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रसादम। सभी दुर्घटना संभावित स्थलों को मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है पंजाब। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ठीक है दोस्तों,
तो इसका जो मेज़बानी है वो ब्राज़ील करेगा 2027 की, और 2023 का जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसकी मेज़बानी किया था, और इसमें जो है विजेता रहा था स्पेन और उप विजेता रहा था इंग्लैंड। पहला संस्करण जो है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का वो हुआ था 1991 में, चीन में हुआ था और अमेरिका ने इसे जीत लिया था। ठीक है दोस्तों, फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो है 2022 में जो हुआ, जो कि 22वां संस्करण था, वो कतर में हुआ था और अर्जेंटीना ने इसे जीता और फ्रांस उपविजेता रहा। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 जो है उसका आयोजन यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में होगा। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो हेड हैं वो हैं कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे। फीफा का स्थापना हुआ था 1904 में और फीफा का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो। और रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंट कप, सुबर्तो कप, आशुतोष कप, मडेका कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में भी आ रहा होगा और ये अच्छा भी लग रहा होगा। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। दोस्तों, पहली बार 1948 में इसे मनाया गया था और 8 मई को ही 1928 में रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले हेनरी ड्यूनेंट का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में, 8 मई को ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को 1917 में, 1944 में और 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। दुनिया का एकमात्र संस्था है जिसे 3 नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये और जो रेड क्रॉस है उसका थीम क्या है? तो इसका थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, ये भी आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 11 मई को और इसका इस बार थीम था प्रोटेक्ट इंसेक्ट प्रोटेक्ट बर्ड्स। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, और भी हम जो दिवस है वो देख लेते हैं, मई महीने के सारे दिवस जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें कुछ जो दिवस है वो हमने नहीं दिया है क्योंकि वो जो है एक अलग से इंडिविजुअल प्रश्न के रूप में दिया गया है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए। ठीक है, तो वहाँ पे जो नहीं दिया गया है उसे यहाँ पे देखेंगे। जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये पादप स्वास्थ्य दिवस है, इसे स्वास्थ्य दिवस नहीं समझें। ठीक है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, 17 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है, 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 25 मई को वर्ल्ड थायराइड दिवस मनाया जाता है, 28 मई को वर्ल्ड हंगर दिवस। दोस्तों, तो हमने यहाँ पे मई महीने के सारे इम्पोर्टेंट जो हैं वो डेज हमने देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा की है? दोस्तों, फ्लोट का जो फुल फॉर्म है वो है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। ठीक है, इसको लॉन्च किया है किसने? तो ये जो है नासा, यहाँ पे बनाने की घोषणा की है फ्लोट। चंद्रमा पर पहला जो रेलवे सिस्टम है फ्लोट बनाने की घोषणा किया है नासा ने। देखते हैं नासा के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, नासा का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। हाल ही में नासा ने मानव को चांद पर भेजने के लिए आर्टेमिस मिशन, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आर्टेमिस मिशन शुरू किया है जिसके तहत क्रिस्टीना कोच को चंद्रमा पर भेज रहा है अमेरिका। ठीक है, क्रिस्टीना कोच जो है चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो दूसरा देश है वो कौन बन गया है? अमेरिका बन गया है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला हमारा जो देश भारत है वो पहला देश था। ठीक है दोस्तों, इसरो के बारे में भी देख लेते हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है और इसका स्थापना हुआ था 1969 में। इसके आदर्श वाक्य हैं मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। 2035 तक
खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है इसरो का, और 2040 तक चांद पर मानव भेजने का लक्ष्य भी है इसरो का। चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बना है भारत। चांद पर पहुंचने वाला कैवा देश बना? भारत चौथा। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर अगर पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला, तो भारत जो है वो पहला देश है। ठीक है, आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को। और इसी दिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व एड्स वैक्सीन इसमें लगा हुआ, ठीक है। तो वैक्सीन दिवस जो है 18 मई को मनाया जाता है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। और अगर विश्व एड्स दिवस पूछे तो वो 1 दिसंबर को है, जिसे आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, यहाँ पे संग्रहालय से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो अब हम देखेंगे। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत में बनेगा, कहाँ? तो नई दिल्ली में, और इसका नाम है युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। भारत का पहला नौसेना सौर संग्रहालय लखनऊ में बनेगा। भारत के पहला जो खुला संग्रहालय है उसका नाम है शहीदी पार्क, और ये दिल्ली में बनेगा। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम जो है वो हैदराबाद में बनेगा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है राखीगढ़ी में, जो कि हरियाणा में है। अभी और भी देखेंगे संग्रहालय से रिलेटेड प्रश्न। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वार सेकेंड का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले के पासीघाट में किया। देश का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी उत्तराखंड में किया जाएगा। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल में बना है, और भारत का पहला समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में बना है। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम तमिलनाडु के तंजावुर में बना है। ठीक है दोस्तों, देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी, कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने यानी एनएसजी ने किसके साथ तर्कस अभ्यास का आयोजन किया है? दोस्तों तो तर्कस अभ्यास का आयोजन जो है वो यूएसए के साथ किया है भारतीय सुरक्षा गार्ड ने, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने। यह एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, और यह 2024 में 7वां संस्करण था इसका, कोलकाता में आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित किया? तो इसका आयोजन हुआ पंजाब में। और ये देखते हैं दोस्तों, एक है विक्टस हेज, जो कि हमको सबको पता है कि हर देश के पास 3 तरह की सेनाएं होती है, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। लेकिन यूएसए के पास अंतरिक्ष की सेना भी है, मतलब स्पेस फोर्स भी है। और विक्टस हेज जो है वो यूएसए के जो स्पेस फोर्स हैं उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और यह अंतरिक्ष में पहली बार ये जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन होगा। पूर्वी लहर एक युद्धाभ्यास है जिसको भारतीय नौसेना द्वारा भारत के पूर्वी तट पर आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ ऑनर ने किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो इसका नाम है दोस्तों सेला सुरंग। देखते हैं सेला सुरंग के बारे में। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है वह है 2.6 किलोमीटर और ऊंचाई है 1300 फीट। देख सकते हैं ये आप सेला सुरंग को। ठीक है, ये रहा सेला सुरंग। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में तेजपुर तवांग रोड पर स्थित है ये, और इसे BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बनाया है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम याद रखेंगे। 2024 में उसका उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हाल ही में वैकासी विसागम उत्सव कहाँ मनाया गया? वैकासी विसागम जो उत्सव है दोस्तों वो मनाया गया था तमिलनाडु में। कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में मनाया गया, और ये भगवान मुरुगन को ये समर्पित है उत्सव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कितनी यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया? तो इसमें भारत के 2 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है दोस्तों। ठीक है, वैसे यूनिवर्सिटी की इसमें रैंकिंग की गई है जिसकी स्थापना हुए अभी 50 साल हुए हैं या उससे कम हुए हैं। जी, भारत के जो 2 यूनिवर्सिटी हैं उनमें एक है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला जिसको 81वां स्थान दिया गया, और अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई जिसको 96वां स्थान मिला है। टॉप पे रहा है नानयांग टेक्नोलॉजी सिंगापुर का जो विश्वविद्यालय है वो।
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी हाल ही में, जिसमें भारत का जो जेएनयू था वो भारत में टॉप पर था, लेकिन इसको जो पूरा वर्ल्ड में है उसको 20वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गए हैं? दोस्तों हम अंतरिक्ष पर्यटक का बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष यात्री का नहीं। अंतरिक्ष पर्यटक का मतलब है कि ये जो मिशन NS-25 है, जिस जो जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी द्वारा ये जो है कुछ यात्रियों को ले जाया गया, और ऊपर जो है जाने के बाद, कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद, मतलब अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद वहाँ पे कुछ देर रुक कर वहाँ से क्या हुए तो लौट आए। और ये कौन बने हैं? तो गोपी थोटकुरा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? तो गोपी थोटकुरा। हाल ही में किस देश ने फतह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो फतह 2 है इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के बारे में कुछ जानकारी हम अभी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान का मुद्रा है पाकिस्तानी रूपी, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी, और प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, और पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली। पाकिस्तान नाम सबसे पहले गढ़ा गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा। और भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो ट्रेन है, दो ट्रेन, एक का नाम है समझौता एक्सप्रेस और दूसरे का नाम है थार एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा जो है वो पाकिस्तान से लगती है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के किस देश में बहुसंख्यक जनसंख्या में सबसे अधिक गिरावट आई है? दोस्तों आप सभी को पता है बहुसंख्यक जनसंख्या किसे कहते हैं। बहुसंख्यक कहने का मतलब है देश में जिस समुदाय की संख्या ज़्यादा हो वो बहुसंख्यक है। जैसे हमारा देश, हमारे देश में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, तो जो हिंदू हैं वो यहाँ पे बहुसंख्यक हैं, और जो मुस्लिम हैं वो यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। जैसे मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए, ये सब अल्पसंख्यक में आएंगे। ठीक है, तो एक रिपोर्ट आई है धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा, एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण। इस रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार जो है, म्यांमार ऐसी देश है जहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या में वहाँ क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। ये देख लेते हैं। तो सभी दक्षिण एशियाई देशों की स्टडी की गई और बताया गया कि किस देश में वहाँ की बहुसंख्यक आबादी में कितना गिरावट आई है। मतलब म्यांमार में जो है वो 9.84% की गिरावट आई है। दोस्तों जहाँ पे माइनस लगा हुआ है वो गिरावट है, और जो प्लस है वहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जैसे भारत में भी गिरावट ही हुई है, मतलब हिंदुओं की जनसंख्या में भारत में कितना 7.82% की गिरावट आई है, और मालदीव में 1.47% की गिरावट आई है। अफगानिस्तान में 0.29% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। और पाकिस्तान में बहुसंख्यक कौन है? तो पाकिस्तान में बहुसंख्यक है मुस्लिम, वहाँ पे 3.75% की बढ़ोतरी हुई है। और श्रीलंका में 5.25% की बढ़ोतरी हुई है। भूटान में 17.67% की बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश में 18.55% की बढ़ोतरी हुई है। अगर आपसे पूछे कि बढ़ोतरी कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है दक्षिण एशियाई देशों में, तो वो उसका आंसर होगा बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनेस्को ने किस उपन्यास को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी को। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को के बारे पहले तो देखते हैं हम कि सुल्ताना का सपना को यहाँ देखते हैं। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इसमें सुल्ताना का सपना, रामचरितमानस और पंचतंत्र और सहृदयलोकन को शामिल किया गया है। इसी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सुल्ताना का सपना जो है वो 1905 की बंगाली नारीवादी कहानी है, जिसे जो है बंगाल की एक मुस्लिम नारीवादी समाज सुधारक लेखिका बेगम रोकेया द्वारा लिखा गया था। रामचरितमानस तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखा था। ठीक है, पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने 300 ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत भाषा में लिखा था। यह दुनिया के दंत कथाओं में सबसे पुराने संग्रहों में से एक है। सहृदयलोकन जो है वो आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी जानकारी आप याद रखेंगे।
दोस्तों यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों यूनिसेफ के बारे में और देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिसेफ का फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड। दोस्तों इसको ऐसे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है। यूनिसेफ इंडिया जो है उसने करीना कपूर को क्या बनाया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 2023 में यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को बाल अधिकारों के लिए नेशनल एम्बेसडर बनाया था। दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आयुष्मान खुराना को बाल अधिकारों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। यूनिसेफ इंडियन ने अपना पहला यूथ एम्बेसडर मतलब युवा एम्बेसडर जो है वो हिमा दास को बनाया। आप सभी को पता है हिमा दास जो है वो एक भारतीय एथलीट हैं। यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर मतलब ओवरऑल एम्बेसडर जो हैं वो हैं वनेसा नकाते जो कि युगांडा की हैं। ठीक है। विकसित आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्रीम्स का फुल फॉर्म। तो ड्रीम्स का फुल फॉर्म है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। और जो यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कोठारिया हैं। आप अब अंदाज़ा लगाइए इसका आंसर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसका आप आंसर आप लगा चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है असम। दोस्तों असम जो है वो ड्रीम्स जो है वो एक प्लेटफॉर्म है, उसे लॉन्च किया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का अनुमान कितना लगाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6.9%। और यूनाइटेड नेशन डे जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतेरस। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में यूएनजीए में मतलब यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने किस दिन को मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? दोस्तों यह जो मरखोर जो है वो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है और इसका जो राइट आंसर है वह 24 मई। 24 मई को यूएनजीए ने मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मरखोर है वो एक बकरी के जैसा होता है, बकरी ही होता है। इसके सींग जो हैं बहुत लंबे लंबे और घुमावदार होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये पाकिस्तान का क्या है? तो राष्ट्रीय पशु भी है। दोस्तों अब हम कुछ वैसे दिवस देखेंगे जो कि फर्स्ट टाइम मनाया गया। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया गया। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को मनाया गया। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को मनाया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 30 मार्च को मनाया गया। मरखोर दिवस 24 मई को मनाया गया, यह भी आया था। विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है, और भी देखते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर को मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर को मनाया जाएगा। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाएगा और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 27 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो जो सारे जो अभी हमने दिवस बताए वो आप सारे इम्पोर्टेंट समझें और उसे आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिखें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? कपिल सिब्बल। ये आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फोटो। ठीक है, संविधान में जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक। कहाँ? तो भाग 5 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। तो इसे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी कर सकता है और जो हाई कोर्ट है वो 226 के तहत अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल कौन कौन से हैं? तो सुपेश एक पोर्टल है, फास्टर है, सुभाष पोर्टल है, सुस्वागतम पोर्टल है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़। और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया। प्रथम महिला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी वो थी फातिमा बीबी, जिनका
निधन हो चुका है। कपिल सिब्बल जो है 1995, 1997 और 2001 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में सागा दावा त्यौहार कहाँ मनाया गया? दोस्तों हाल ही में जो सागा दावा त्यौहार है वो सिक्किम में मनाया गया। ये जो है बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। यह भारत का पहला जैविक राज्य है। कौन? तो सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का क्या है? पहला जैविक राज्य है। और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तो आप ध्यान रखिएगा ये सारे इन्फॉर्मेशन को। हाल ही में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किसने लॉन्च किया? तो ये जो है लॉन्च किया है जापान ने। जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च कर दिया है। जापान का आप ये मैप देख सकते हैं। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, मतलब उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। और इसकी राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन और यहाँ के पीएम है फूमियो किशिदा और संसद का नाम है डाइट। ठीक है दोस्तों, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में किसने थाईलैंड ओपन का खिताब जीत लिया है? तो थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। ठीक है दोस्तों, थॉमस कप, उबेर कप, नारंग कप, सुदीरमन कप, चड्डा कप तथा रहमतुल्ला कप जो है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। दोस्तों फ्रेंच ओपन मेंस डबल जो है वो जीता था इन्होंने, सात्विक साईराज चिराग शेट्टी ने। थाईलैंड ओपन मेंस डबल का भी खिताब इन्होंने जीता। और 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इन दोनों को दिया गया था। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जो है वो मलेशिया में हुआ, जिसमें भारतीय महिला टीम ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा? बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना हुई थी 1934 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि अभी हमने पीछे देखा था, असम के मुख्यमंत्री भी हैं। हाल ही में आयोजित थॉमस कप किसने जीता? दोस्तों थॉमस कप को जो इस बार चीन ने जीता। दोस्तों थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि पुरुषों का बैडमिंटन ट्रॉफी है, और उबेर कप फीमेल मतलब महिलाओं का बैडमिंटन ट्रॉफी है। दोनों चीन के चेंगडू में इस बार आयोजित हुए थे। अब देख सकते हैं थॉमस कप और उबेर कप जो है वो इस बार कहाँ हुआ? तो चेंगडू में। दोनों जो है वो चीन ने जीता है, किसे हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। और ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है। भारत जो है वो थॉमस कप 2022 में पहली बार जीता था। भारत उबेर कप अभी भी नहीं जीत पाया है। ठीक है, 2025 का वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी में होगा। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ये हमने पीछे भी देख चुका है। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर ने संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों इनका नाम है सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो हैं वो क्या किए हैं? तो वो फुटबॉल से संन्यास ले लिए हैं। दोस्तों देखते हैं यहाँ पे और भी जिन्होंने संन्यास लिया है। तो जेम्स एंडरसन क्रिकेट, कॉलिन मुनरो क्रिकेट और साई प्रणीत बैडमिंटन से संबंधित हैं, भारतीय खिलाड़ी हैं। सौरभ घोषाल ये भी भारतीय खिलाड़ी हैं, स्क्वैश से संबंधित हैं। इन्होंने भी क्या किया है? संन्यास ले लिया है। दोस्तों सुनील छेत्री के बारे में देखते हैं कुछ। तो अर्जुन पुरस्कार इनको 2011 में दिया गया सुनील छेत्री को, और पद्मश्री 2019 में दिया गया। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के मामले में ये चौथे स्थान पे हैं। इन्होंने टोटल 94 गोल किए हैं। फुटबॉल में प्लेयर जो हैं 11 होते हैं प्रत्येक टीम में। और विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है, जिसकी घोषणा हाल ही में की गई थी। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने हैं आंद्रेज प्लेकोविक। और क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब और करेंसी है यूरो। दोस्तों ये आप याद रखेंगे पॉइंट। यूरो अपनाने वाला जो नवीनतम देश है और जो 20वां देश है वो यही देश है। कौन? क्रोएशिया। और क्रोएशिया के राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला और भी देखते हैं जो मतलब कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो नए बने हैं वो। जैसे पनामा के राष्ट्रपति बने हैं जोस राउल मूलिनो। ठीक है, सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोग। आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं बनर्जी बेनेडिक्सन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं ओल्जास बेक्टेनोव। ठीक है, ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाइचिंग ते। ठीक है दोस्तों जैसे कि
क्या है कि अगर मैं जितना ये जो डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ, अगर इसी को अलग अलग क्वेश्चन हम बना के दें तो बहुत सारा प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचें कि यहाँ पे क्वेश्चन कम करवाया गया, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करवाया गया दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैंने जो जैसे कि एक अगर राष्ट्रपति यहाँ पे करवाया तो उससे रिलेटेड जो राष्ट्रपति हैं हर देश के, जो कि नया राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं, वो हमने वहीं पे करवा दिया। ठीक है, उसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया। तो अब इसे आप ध्यान रखिएगा और ये कभी नहीं समझिएगा कि बहुत कम क्वेश्चन करवाया गया है, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन करवाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग 500 से कम क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें। ठीक है, यमन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अहमद अवाद बिन। कौन? अहमद अवाद बिन। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। और लिथुआनिया के राष्ट्रपति देखिए ये अभी हाल ही में बने हैं। ठीक है, गितानस नुसेडा। गितानस नुसेडा। दोस्तों आपको लिथुआनिया के राष्ट्रपति जो हैं वो गितानस नुसेडा बने हैं, ये हाल ही में बने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा कि लिथुआनिया जो है वो अभी हमें याद नहीं आ रहा था। लिथुआनिया जो है वो क्या है? तो एक बाल्टिक देश है। क्या है? बाल्टिक देश है, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है। ठीक है, और बाल्टिक देश कौन कौन से होते हैं? तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अभी। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक पीएम कौन बने हैं? तो गैब्रियल एटेल। गैब्रियल एटेल। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियंतो। ठीक है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं अभी शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं लुइस मोंटेनेग्रो और मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि तीसरी बार बने हैं। हंगरी के राष्ट्रपति हैं तामस सुलियाक। कौन? तामस सुलियाक। कांगो के प्रधानमंत्री बने हैं जुडिथ सुमिनवा तुलुका और कांगो के राष्ट्रपति बने हैं फेलिक्स त्शेसिकेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अब हाल ही में 33वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों 33वां जीडी बिरला पुरस्कार जो है वो दिया गया है अदिति सेन को। किसे? अदिति सेन को। अब हम देखते हैं और भी पुरस्कार। तो यहाँ पे देखिए आप, मिस वर्ल्ड 2024 मिस वर्ल्ड 2024 जो है वो क्रिस्टीना प्रिजकोवा को दिया गया। प्रिजकर अवार्ड 2024 रिके यामामोटो को दिया गया, हमने पीछे भी देखा। ठीक है, सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार रवि शास्त्री और फारूक अब्दुल्ला को संयुक्त रूप से मिला। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार एस सोमनाथ को दिया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार पावुलीरी सुब्बा राव को दिया गया। लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 पंडित राजेंद्र गंगानाई को दिया गया। विटली गोल्ड अवार्ड 2024, इसको आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटली गोल्ड अवार्ड 2024 इसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है और ये पूर्णिमा देवी को दिया गया है, भारत के हैं। ठीक है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 इसे ग्रीन नोबेल कहा जाता है। दोस्तों ये जो ग्रीन नोबेल है और ग्रीन ऑस्कर है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जो है इसे ग्रीन नोबेल कहा जाता है और ये दिया गया है आलोक शुक्ला को। इरासमस पुरस्कार इस बार दिया गया है किसे? अमिताभ घोष को। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बीआर कंबोज को दिया गया। एबल पुरस्कार माइकल तालग्रंड को दिया गया। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य एवं गुलजार को संयुक्त रूप से मिला है। और 33वां व्यास सम्मान जो है वो पुष्पा भारती को दिया गया। किसके लिए? यादें 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 के लिए। 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया। किसके लिए? तो रुद्र सात्विकम के लिए। और असम वैभव सम्मान दिया गया रंजन गोगोई को। दोस्तों हाल ही में किस देश ने भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाले 100 रुपये का नोट जारी किया है? दोस्तों ये आप नोट देख सकते हैं, ये जो है वो नेपाल का नोट है। दोस्तों ये नया विवाद नहीं है, नेपाल ने ये पहले से ये विवाद बना रखा है। ठीक है, सीमा जो है हम देख लेते हैं कि नेपाल के साथ हमारा कौन कौन सा राज्य का सीमा सटता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है उत्तराखंड, यहाँ पे फिर उत्तर प्रदेश की सीमा सटती है। ठीक है, फिर यहाँ पे बिहार का हमारा सीमा सटता है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल का सीमा सटता है और यहाँ पे सिक्किम का सीमा जो है वो नेपाल के साथ साझा होता है। दोस्तों देखते हैं कि ये विवाद क्यों है। दोस्तों दरअसल जब जो सीमा है, हमारा जो बॉर्डर है वो माना गया है काली नदी का उद्गम स्थल, लेकिन जो भारत है वो काली नदी का उद्गम स्थल किसे मानता है? काला पानी को, और ये काला पानी को अपना क्षेत्र बताता है। ठीक है, भारत। लेकिन जो नेपाल है वो कहता है कि लिम्बिया धुरा जो है ये जो है वो है काली नदी का उद्गम स्थल और ये ऐसे होकर के बहती है, इसलिए जो है वो जो काला पानी जो जगह है वो
किसके क्षेत्र में आता है? नेपाल के क्षेत्र में आता है। लेकिन भारत का कहना है कि नहीं, ये जो काली नदी है इसका उद्गम स्थल काला पानी है और ये जो है इस तरह से ऐसे जाता है, ऐसे होकर बहता है, इसलिए ये जो काला पानी है ये जगह जो है ये किसका है? हमारे क्षेत्र में आता है, मतलब भारत के क्षेत्र में आता है। ठीक है, ये जो नेपाल के जो पीएम हैं वो है पुष्प कमल दहल और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हम आज का आपके लिए एक जो है वो होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं। आप इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हाल ही में एआई चैटबॉट हनुमान किस कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका ऑप्शन है वेदांता, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा या अडानी। दोस्तों, हमने इस जो ये जो प्रश्न है इसका जवाब हम दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा अब आवाज़ थोड़ा सा फंसने लगा है क्योंकि गला अब दर्द देने लगा है। ठीक है दोस्तों, तो इतना देर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर जितना से ज़्यादा हो वो आप कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगली वीडियो हम फिर देंगे करेंट अफेयर का वीडियो हम सोमवार को फिर से देंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।